Good morning, students. Today we are going to start the history chapter 7, the first freedom struggle of 1857. In this chapter, we shall study about the background of first struggle for freedom, causes of struggle, major events of struggle, reasons of the struggle, reason for failure, importance of first freedom struggle and the main freedom fighters of 1857. So let's start. 1857 का जो रेवोल्यूशन था वो इंडियन हिस्ट्री में ग्लोरियस और रेवोल्यूशनरी इवेंट के रूप में आज भी याद किया जाता है। 1857 का जो रेवोल्यूशन था वो फर्स्ट आर्म्ड रेवोल्यूशन था जो इतना वाइड स्प्रेड हुआ, इतना पावरफुल था कि इसने ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशन को, उसकी नींव को हिला करके रख दिया। नेशनल प्रॉब्लम को इस समय लोगों ने सेंटर में रखा और ईस्ट इंडिया कंपनी की एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया। 1857 का रिवोल्ट नेशन वाइड था, ऑर्गेनाइज था और ब्रिटिश रूल का अंत करने के लिए किया गया था। हालांकि ये स्ट्रगल अपने मिशन में फेल रहा, लेकिन इसकी मेमोरीज आज भी लोगों के हार्ट्स में अलाइव हैं। इंडियन पीपल्स के बीच में जागरूकता आई और उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को फॉलो किया, रियलाइज़ किया कि वो जब तक यहाँ से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं हटाया जाएगा तब तक उनके इंटरेस्ट फुलफ़िल नहीं होंगे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं कभी भी इंडियंस के हित में काम नहीं करेंगे। और साथ ही इंडियंस ने रियलाइज़ किया कि जब तक वो इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, सेल्फ रिस्पेक्ट, यूनिटी और नेशनल प्राइड के लिए काम नहीं करेंगे तब तक वो ब्रिटिश रूल के अंडर में ही रहेंगे। ये जो रियलाइजेशन था, इससे लोगों में स्ट्रॉन्ग पैट्रियोटिक फीलिंग आई और उन्होंने अपने देश के लिए लड़ने का जो है तय किया। नाउ अब हम बैकग्राउंड पढ़ेंगे 1857 का स्ट्रगल का, है ना। इतना बड़ा जो स्ट्रगल हुआ ये एकदम से तो शुरू नहीं हुआ होगा, है ना। इसके पीछे कुछ तो कारण रहे होंगे। काफ़ी लंबे समय से लोगों में ये गुस्सा, ये भावना रही होगी कि उन्हें ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाना है। उनका जो गुस्सा था वो धीरे धीरे उनके अंदर जमा हुआ होगा। तो वो क्या रीज़न्स थे, ये बैकग्राउंड में हम इसके पढ़ेंगे। तो हम ये कब से पढ़ेंगे, जब यूरोपियंस इंडिया में आए थे तब से लेकर 1857 के रिवोल्ट तक का। 15th सेंचुरी के लेटर पार्ट में जो यूरोपियंस थे इंडिया में आए ट्रेड के पर्पज़ से। जो कंपनीज़ थी जो यहाँ पर उन्होंने इस्टेब्लिश की थी वो ट्रेड सेंटर के रूप में उन्होंने इस्टेब्लिश की थी। और इंडिया और इसके अलावा और भी जो देश थे जैसे कि पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस, ये सब यहाँ पर एक ट्रेड कंट्रीज़ के रूप में आए थे और सब ने यहाँ पर अपने ट्रेड सेंटर सिचुएट किए कोस्टल एरियाज़ में, जिसे वो फैक्ट्री कहते थे, है ना। देन फैक्ट्रीज जो उन्होंने यहाँ पर फोर्टिफाइड की थी, वो इसलिए फैक्ट्रीज़ बनाई थी ताकि वो जो राइवल कंपनीज़ हैं वो उन पर अटैक ना कर सकें। जो प्रतिद्वंदी उनकी कंपनीज़ यहाँ पर और भी हैं उनके अलावा, ये जो कंपनीज़ थी वो अपनी कमोडिटीज़ इंडिया से ही खरीदती थी। वर इधर स्कार्स और नॉट अवेलेबल इन, जो भी कमोडिटीज़ उन्हें नहीं उनके पास होती थी या जो यूरोप में नहीं मिलती थी वो उन्हें यहाँ से ख़रीदते थे और हायर प्रॉफिट पे उसे एक्सपोर्ट भी करते थे। यही रीज़न था कि कंपनीज़ में म्यूचुअल जो है अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 में इस्टेब्लिश हुई इंडिया में और इसने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया। और अपने ऑब्जेक्टिव, उनका मोटिव क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना। और इसे अचीव करने के लिए, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो कंपनी थी वो बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं हुई किसी भी तरीके को अपनाने के लिए। कोई भी मेथड वो अपना करके और अपना फ़ायदा करना चाहती थी। सूरत वो फर्स्ट प्लेस था जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फर्स्ट ट्रेड सेंटर इस्टेब्लिश किया था। और अपने मेन सेंटर उन्होंने भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम, मैड्रास, कलकत्ता, बंगाल और मुंबई में भी बनाए थे। 17th सेंचुरी का एंड आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल फुटहोल्ड
भी करना शुरू कर दिया था, मतलब राजनीति में भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे ताकि उनके जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनको फ़ायदा मिल सके। औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो इंडिया था उसकी कंडीशन कैसी हो गई थी, डिसइंटीग्रेट हो गया था, कई टुकड़ों में बट गया था। बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स जो हैं ओरिजिनेट हो गए थे उस समय पर, और ये जो स्टेट्स थे उनमें कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे जो वर्चुअली इंडिपेंडेंट थे, मतलब उसका कोई राजा नहीं था। जो ये सारी सर्कमस्टेंसेस थी, इससे जो कंपनी को हमारे देश में अपने पैर जमाने में काफ़ी मदद मिली, काफ़ी हेल्प मिली। कंपनी ने अपना इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दिया पॉलिटिकल मैटर्स में, और जो राइवल कंपनीज़ थी, जो फ्रेंच, पोर्तुगीज़ और डच कंपनीज़ थी, इनको भी इन्होंने ओवर पावर कर दिया लोकल स्टेट में। फ्रेंच कंपनी ने हैदराबाद और कर्नाटका में साउथ इंडिया में अपनी कंपनीज इस्टेब्लिश की थी। तो फ्रेंच कंपनी के इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनके साथ 3 वॉर्स किए और फाइनली फ्रेंच को जो था डिफीट किया, हरा के उन्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया। ईयर 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को भी डिफीट किया प्लासी के वॉर में। फिर 1764 में एक और बक्सर का वॉर उन्होंने किया यूनाइटेड फोर्स के अंतर्गत, जिसमें उन्होंने अवध, बंगाल और मुग़ल को डिफीट किया। ये जो विक्ट्रीज़ थी, इससे भारत में ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हो गया, और धीरे धीरे ब्रिटिश कंपनी ने जो है अपने फोर्स से पूरे देश पर अपना मोनोपॉलिटिक्स शुरू कर दिया, एकाधिकार अपना जमा लिया। बंगाल के डिफीट हारने के बाद जो कंपनी है उसका मैसूर, मराठा, सिंध और पंजाब की तरफ वो बढ़ा उसको कंट्रोल करने के लिए, और जितने भी उसके रास्ते में चैलेंज आए उस सबको उन्होंने वाइप आउट कर दिया। जो विक्ट्रीज़ थी उनकी, जितनी उन्होंने ये विजय हासिल की थी सभी स्टेट्स पर, वो इंडिया में उन्होंने इससे क्या हुआ कि उनके यहाँ पर तो उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया पूरे इंडिया के अंदर तो सभी स्टेट्स को अपने अंडर में कर लिया, पर उसके बाद वो नेबरिंग कंट्रीज़ की तरफ भी बढ़े, जैसे कि नेपाल, बर्मा, अफ़गानिस्तान, तिब्बत, सिक्किम, भूटान, इन सब जगहों पर भी इन्होंने अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। टेरिटोरियल कंट्रोल के साथ साथ जो कंपनी थी उन्होंने ट्रेडिशनल सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया। लगान की जो पॉलिसी थी, लगान मतलब रेवेन्यू, लैंड लीज, जिसमें कंपनी ने फार्मर को काफ़ी नुकसान दिया, काफ़ी जो किसान थे भारत में रहने वाले उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा ये लगान की पॉलिसी के कारण। जो ब्रिटिश थे उन्होंने ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और अपने नए यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ उन्होंने शुरू कर दी। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो भी वेल्थ था हमारे देश का, जो धन था, वो इंडिया से इंग्लैंड की तरफ फ्लो होने लगा, और यही एकमात्र उद्देश्य था, यही सिंगुलर एम था ब्रिटिशर्स का कि वो इंग्लैंड को ही प्रॉस्पर करना चाहते थे। तो इस तरह से ये जो विक्ट्रीज़ उन्होंने की वॉर से और इंडियन स्टेट्स को डिज़ोल्व किया कंपनी में अनफेयर मींस के थ्रू, इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है इंडियंस में अपने लिए गुस्सा और डिसकंटेंट ग्रो कर दिया, प्रोवोक कर दिया, गुस्सा भड़का दिया और असंतोष जो है आ गया भारत के लोगों में। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि दर्जनों की संख्या में अपराइजिंग शुरू हो गए। 1765 से 1856 के बीच में पूरे देश में छोटे छोटे लेवल पे, स्मॉल लेवल पे कई जगह पर अपराइजिंग्स हुए, उनके अगेंस्ट रिवोल्ट किए गए। इनमें से ज़्यादातर तो फार्मर्स और ट्राइबल्स थे, कुछ डिथ्रोन्ड रूलर्स थे, कुछ ज़मींदार थे, सरदार थे, और जिन्होंने अपने इन रिवोल्ट्स को लीड किया था। कई प्लेसेस पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स ने भी इन्हें ज्वाइन किया था। सबसे पहला जो रिवोल्ट हम पढ़ेंगे फरियाजी रिवोल्ट, फरियाजी के नाम से जाना जाता है, जिसे एक मुस्लिम सेक्ट ने किया था अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर बाय ज़मींदार एंड ब्रिटिश। ज़मींदार और ब्रिटिशर्स जो थे, जो अत्याचार करते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे किसानों का, उसके अगेंस्ट एक मुस्लिम सेक्ट जिसे फरियाजी कहा जाता था, इन्होंने रिवोल्ट किया था।
पंजाब को कैप्चर करने के बाद 1849 में इंग्लिश जो अंग्रेज़ थे इन्होंने अपनी एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसी शुरू की और इस पॉलिसी के अंतर्गत वो उन्होंने जो है पंजाब में स्प्रेड करना शुरू कर दिया, रीसेंट करना शुरू कर दिया अपनी इस पॉलिसी को। पंजाब में गुरु राम सिंह जो थे उन्होंने अपने डिसाइपल्स को मोटिवेट किया और नामधारी सिख जिन्हें कहा जाता था 13 अप्रैल 1857 को जो अपने धर्म और अपने देश को बचाने के लिए इन्होंने अपना एक आर्मी बनाई, अपना एक ग्रुप बनाया जिन्हें कूका कहा जाता था और इस रिवोल्ट को कूका रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है। कूका का मतलब क्या होता है? वॉइस, कूक। ये वॉइस थी, आवाज़ थी अंग्रेज़ों के अगेंस्ट, इसलिए इसे कूका रिवोल्ट कहा गया। अंग्रेज़ों ने पंजाब में जगह जगह पर स्लॉटर हाउस इस्टेब्लिश किए थे। स्लॉटर हाउस क्या होते हैं? बूचड़ खाना जिन्हें हिंदी में कहा जाता है, जहाँ पर काउज़ को स्लॉट किया जाता था, मार करके रखा जाता था। कुकास जो थे उन्होंने इन स्लॉटर हाउस पे सबसे पहले अटैक किया और उन्हें क्लोज़ करवा दिया। इस तरह से जो कुकास का अटैक था स्लॉटर हाउसेस पर, वो कहाँ पर हुआ? मालेर कोटला में 15 फरवरी 1872 को, और उसे उन्होंने कैप्चर कर लिया। पुलिस ने 49 कुकास को अरेस्ट किया और उन्हें कैनन से टॉप से शूट कर दिया। कुकास जो थे वो बहुत बहादुरी से लड़े, उन्होंने अपने सीने पे गोली खाई और हंसते हंसते उन्होंने अपनी जान दे दी। इसके अलावा जो दो मेजर रिवोल्ट्स थे वो 1806 में पहला था वेल्लोर का और दूसरा 1824 का बैरकपुर में। ये जो रिवोल्ट था ये 47th नेटिव जो इन्फेंट्री थी जिसे इंग्लिश सोल्जर्स ने बनाया था, इंडियन सोल्जर्स को ले करके इन्होंने ये रिवोल्ट किया था, जिसे ब्रिटिशर्स ने बहुत बुरी तरीके से कुचल दिया। जो ट्राइब्स थे, ट्राइब्स मतलब जो जंगल में रहा करते थे, फॉरेस्ट में रहने वाली जो जाति थी, है ना, वो कंट्री के कई पार्ट्स में रहती थी वो, और अपना जो जीवन है वो फॉरेस्ट में ही वो बिताती थी और फॉरेस्ट ही उनका रिसोर्स होता था। बेसिक उनका घर वो जंगल ही हुआ करते थे। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो रूल था, उन्होंने कुछ ऐसे रीज़न्स उनको दिए कि वो भी उनसे डिससेटिस्फाइड हो गए, है ना। जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी एडमिनिस्ट्रेशन की, जुडिशियरी और लैंड रेवेन्यू की, इससे काफ़ी डिससेटिस्फाइड हो गए। कंपनी गवर्नमेंट ने जंगल्स थे उन पर अपना अधिकार कर लिया और जो ट्राइबल्स वहाँ रहने वाली जातियाँ थी उनको डिस्प्लेस कर दिया उनकी जगह से। उनके फार्मलैंड जो थे वो उनसे छीन लिए, जो कि मेन सोर्स होता था उनके इनकम का। हालांकि उन्हें नए लैंडलॉर्ड्स और बिजनेसमैन और साहूकार होते थे, वो भी इस एक्सप्लॉयटेशन में शामिल थे। जो ट्राइब्स का ये जो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था इसमें ये भी शामिल थे। जो ट्राइबल्स थे उनमें गुस्सा भड़क गया इसके कारण, और अपनी इकोनॉमी को वो डिमोलिश होते नहीं देख सके और उन्होंने ब्रिटिश इंग्लिश मॉडल के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। जो मेजर रिवोल्ट थे इन ट्राइब्स के वो कौन कौन से थे? महाराष्ट्र के भील, मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के भील, उड़ीसा के गौंड और खोंड, छोटा नागपुर के कोल, राजस्थान के मीनाज, बंगाल और बिहार के संथाल, नॉर्थ ईस्ट के खासी। ये कुछ ट्राइब्स थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। इसके अलावा भी कई रिवोल्ट्स हुए थे। जो नॉन ट्राइब रिवोल्ट्स थे वो थे कटम्बो जो तमिलनाडु में हुआ था, पैनका जो उड़ीसा में, वेलुथाम्बी त्रावणकोर में, रामोसियस पुणे में, बुंदेलखंड में, गडकरी महाराष्ट्र में और फामखोंडा आंध्र प्रदेश में। ये सारे जो अपराइजिंग थे ब्रिटिश के अगेंस्ट वो क्या थे? लोकल थे, है ना, लोकल लेवल पे किए गए थे, इसीलिए सक्सेसफुली इन्हें और इजीली क्रश कर दिया ब्रिटिशर्स ने। हालांकि इनमें से कोई भी जो रिवोल्ट था वो ब्रिटिश पावर ने सीरियसली उसको नहीं लिया, है ना, लेकिन ये जो थे एक वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट का इंडिकेशन था जो लोगों के मन में ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट आ चुका था। इसके पहले जितने भी 1857 के पहले जितने भी रिवोल्ट हुए ये सब एक बैकग्राउंड की तरह इसमें शामिल हुए और ये सब इनका बैकग्राउंड बने 1857 के फ्रीडम स्ट्रगल का। ठीक है, तो ये क्या थे? बैकग्राउंड थे
किस तरह से बैकग्राउंड तैयार हुआ 1857 के रिवोल्ट के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि क्या मेन कॉजेज़ थे 1857 के स्ट्रगल के। पहला पॉलिटिकल रीज़न। पॉलिटिकल रीज़न ये था कि जो लैंडलॉर्ड्स थे, इंडियन रूलर्स थे ब्रिटिश थंब के नीचे, जिन्हें ब्रिटिशर्स ने ज़बरदस्ती हड़प लिया था, है ना, वो उनमें डिसकंटेनमेंट आ गया था। इसे उन्होंने सब्सिडरी अलायंस का नाम दिया था। दूसरा जो था वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। इस पॉलिसी के थ्रू जो लॉर्ड डलहौजी ने एक नियम बनाया कि जिस भी राजा के कोई संतान नहीं होगा, उसका जो भी अगर कोई इनहेरिट नहीं होगा, उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो उसका राज्य हड़प लिया जाएगा, ब्रिटिश थंब के अंडर में आ जाएगा। तो ये क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके तहत लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे इंडियन स्टेट्स को कंपनी के अंडर में किया, जैसे पंजाब, सिक्किम, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, झांसी, नागपुर, ये सब जो राज्य थे वो कंपनी के अंडर में आ गए थे। जो अवध के नवाब थे उनका भी टाइटल ख़त्म कर दिया गया। तंजौर और कर्नाटका में जो नवाब थे उनका भी टाइटल छीन लिया ब्रिटिशर्स ने, जो एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का कारण बना। ब्रिटिशर्स जो थे वो डिसरिस्पेक्टफुल थे मुग़ल एम्परर के लिए भी, उनकी बहुत अवहेलना किया करते थे वो। यही कारण हुआ कि जो रूलिंग फैमिलीज़ थी उनमें ब्रिटिशर्स के लिए डिसकंटेनमेंट आ गया था। उनके सोल्जर्स को, क्राफ्टमैन और जो भी पीपल उनसे कनेक्टेड थे और भी जो दूसरे ट्रेड्स थे उनको भी एडवर्सली अफेक्ट हुआ ब्रिटिशर्स के इन रूल की पॉलिसीज़ के कारण। ब्रिटिश सीज लैंड कर लिए गए। कई सारे ज़मींदार और सरदार जो थे उनके ज़मीनों को सीज़ कर लिया ब्रिटिशर्स ने, और जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि कई सारे बेरोज़गार लोग वहाँ पर हो गए, लोगों का रोज़गार उनसे छिन गया। तो ये एक डिसकंटेनमेंट का कारण बना है, पॉलिटिकल रीज़न बना 1857 के रिवोल्ट का। नाउ अटैक ऑन इंडियन लैंग्वेजेस, कल्चर एंड इट्स ट्रेडिशन। जो एजुकेशन पॉलिसी लॉर्ड मैकाले ने बनाई थी इंडियन कल्चर और एजुकेशन सिस्टम पर, उसका वो अटैक था। लॉर्ड मैकाले जो था उसका मानना था कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में एजुकेशन है वो क्या है, वो उससे कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो सकती, वो उसके अगेंस्ट प्रेजुडाइज था। उसकी धारणा थी कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जो हैं, जो यहाँ की लोक भाषा है, ये लोकल लैंग्वेज है इंडिया की, इन भाषाओं में शिक्षा देना बिल्कुल भी सही नहीं है। मैकाले इंग्लिश को सुपीरियर लैंग्वेज मानता था और जो अंग्रेज थे उनको वो सुपीरियर रेस मानता था, और उसका मानना था कि अंग्रेज़ी सबसे अच्छी भाषा है और जो अंग्रेज़ हैं वो सबसे सुपीरियर रेस है। इसीलिए उसने अंग्रेज़ी भाषा को, इंग्लिश लैंग्वेज को एनकरेज किया और वेस्टर्न और साइंटिफिक लर्निंग को बढ़ावा दिया इंडिया में। लेकिन इस पॉइंट पर जो लॉर्ड मैकाले था उसका एम ब्रिटिश रूल को प्रोटेक्ट करना था इंडिया में। वो चाहता था कि इंडिया में उसको सस्ते क्लर्क मिल जाएं, उसके ऑफिस के काम करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में, इसीलिए वो यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना चाहता था। जो फॉलोअर्स थे ओरिएंटल एजुकेशन के, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी को एक अटैक की तरह लिया इंडियन कल्चर, उनके ट्रेडिशन और उनके लैंग्वेज के अगेंस्ट। तो एक ये भी रीज़न था। नेक्स्ट है इकोनॉमिक रीज़न। इकोनॉमिक रीज़न क्या था कि जो कंपनी गवर्नमेंट थी उन्होंने फार्मर्स को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पर उनसे हैवी रेवेन्यू कलेक्ट करके उनको लैंडलेस कर दिया था, उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली थी, हैवी टैक्सेस इम्पोज किए जाते थे फार्मर से, जिससे जो है लोकल मनी लैंडर्स के वो क्लचेस में आ जाते थे और कर्जे में भी फंस जाते थे कई बार। ज़्यादा से ज़्यादा फिनिश्ड गुड सेल करने के लिए और इंग्लैंड में रॉ मटेरियल भेजते थे वो ब्रिटिशर्स। इसके कारण उन्होंने इंडिया में जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी, हैंडलूम्स थे, हैंडीक्राफ्ट्स थे, उनको काफ़ी डिस्करेज किया, और यहाँ पर जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स थे और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गई। सोशल एंड रिलीजियस रीज़न क्या थे? सोशल एंड रिलीजियस पॉलिसीज़ जो थी कंपनी की, उससे इंडियंस में काफ़ी डिसकंटेंट आया।
इंडियन इंडिया में उस समय पर कुछ ऐसी सोशल प्रैक्टिसेस को अपनाया जाता था जिसे ब्रिटिशर्स ने गलत बताया और उसको ख़त्म करने की कोशिश की। मेजर एडवर्ड्स स्टेटमेंट वॉज द अल्टीमेट एम ऑफ द ब्रिटिश रूल वॉज टू मेक इंडियन अ क्रिश्चियन कंट्री। रिलीजन पर कैसे अटैक किया? जितने भी भारतीय थे, यहाँ पर भारत के लोग थे, उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना उनका एम था। और मेजर जो एडवर्ड्स थे उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि उनका जो अल्टीमेट एम है वो क्या होना चाहिए कि इंडिया को एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना। कंपनी गवर्नमेंट जो थी उसने इस तरह के कई ऐसे कानून बनाए, कई ऐसे स्टेप्स लिए जिससे सोशल इविल्स को उन्होंने इरेडिकेट किया इंडिया में। इंडियंस ने इसे अपने सोशल लाइफ में इंटरफेरेंस माना। क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड और क्रिश्चियनिटी का कन्वर्जन जो था, इंडियंस को क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए ज़बरदस्ती उन्हें करना, उनके साथ क्रिश्चियन एजुकेशन को बढ़ावा देना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को यहाँ पर इस्टेब्लिश करना, ये कुछ रीजंस थे जिन्होंने लोगों में डिसकंटेनमेंट को अराइज किया। देन डिसकंटेनमेंट अमंग सोल्जर्स, सैनिकों में कैसे डिसकंटेनमेंट आया? कंपनी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उससे सोल्जर्स में भी काफ़ी असंतोष आया। हालांकि जो कंपनी का एग्जिस्टेंस था, गवर्नमेंट का जो एग्जिस्टेंस था यहाँ पर, वो इंडियन सोल्जर्स पर टोटली डिपेंड था, लेकिन जो इंडियन सोल्जर्स थे वो उनके साथ बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट किया जाता था, बहुत भेदभाव किया जाता था। जो अंग्रेज़ सैनिक थे उनको बेटर ट्रीटमेंट दिया जाता था और जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीट किया जाता था। इंडियन सोल्जर्स जो थे उन्हें प्रमोशन भी नहीं दिया जाता था। जितने भी हाई पोस्ट होते थे वो केवल यूरोपियंस के लिए होते थे। जितनी भी हाई पोस्ट थी वो सब यूरोपियंस के लिए होती थी और ये जो इंडियन सोल्जर्स थे वो उन्हें नीचे देखा जाता था। दे व लुक्ड डाउन। ओके, तो रिलीजियस कॉन्सेंट्रेंट से देखें तो इंडियन सोल्जर्स जो थे वो समुद्र पार करके नहीं जाना चाहते थे। मतलब जो भारतीय धर्म है उसके अकॉर्डिंग जो भारतीय हैं वो समुद्र को लांघ के बाहर दूसरे जगह पे नहीं जा सकते थे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फोर्स किया उन्हें सी क्रॉस करके दूसरी जगह पे वॉर में शामिल होने के लिए। इसके अलावा जो इंडियन सोल्जर्स थे वो इंडियन सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट थे और जो रूलर्स, लैंडलॉर्ड्स, फार्मर, क्राफ्टमैन, ये सब जो अफेक्ट हो रहे थे, जो सफ़र कर रहे थे, इसका भी वो भी उसका एक हिस्सा थे। कंपनी की गवर्नमेंट ने इंडियन सोल्जर्स को तिलक लगाने से मना किया, अपने फोरहेड पर चोटी रखने से मना की। जो ब्राह्मण होते थे चोटी रखा करते थे, तिलक लगाते थे, और जो मुस्लिम्स थे मोस्टली वो मूछे और दाढ़ी रखा करते थे। तो इन सब पर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, जिससे जो सोल्जर्स थे उनकी रिलीजियस फीलिंग्स काफ़ी हर्ट हुई। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उनमें काफ़ी डिसकंटेंट आया और उनमें जो ज़्यादातर सेक्शंस थे उनमें फॉरेन रूल्स के अगेंस्ट एक एजिटेशन का भाव, गुस्सा फूट पड़ा। इसी समय पर एक नई राइफ़ल इंट्रोड्यूस की गई थी जिसमें काऊ और पिग का फैट लगा हुआ था। तो उस कार्ट्रिज को राइफ़ल में भरने से पहले उसे मुंह से छीलना पड़ता था, टीथ से खींचना पड़ता था। इंडियन सोल्जर्स जो थे वो इस कार्ट्रिज का यूज़ नहीं करना चाहते थे और यही इमीडिएट रीज़न बना इस रिवोल्ट का। ठीक है, तो इमीडिएट रीज़न क्या था? 29 मार्च 1857 को एक ब्राह्मण सैनिक था, इंडियन सोल्जर्स था, मंगल पांडे, उन्होंने इस कार्टेज का यूज़ करने से मना कर दिया और गुस्से में आकर के ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर गोली चला दी। मंगल पांडे को उसी समय अरेस्ट कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मंगल पांडे जो थे वो फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने इस रिवोल्ट में अपना सेक्रीफाइस किया था। ओके, तो ये सारे कॉजेज़ थे, मेजर कॉजेज़ थे, कारण थे जिनके कारण 1857 का रिवोल्ट हुआ था। नाउ मेजर इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ तक जो है रीडिंग आप अच्छे से कीजिए और बहुत ही अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन सुनिए। टिल देन